तो यूरिनरी सिस्टम होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूरिनरी सिस्टम? कोई मतलब ऐसा बताना चाहेगा? बेसिक। It's basically an excretory system. हम्म। Yeah, organ system associated with the removal of urine or nitrogenous wastes in the form of urine from the body. गुड। तो मतलब वही हमें डिटेल में पढ़ना है कि वो जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो कैसे नाइट्रोजन को और लाइक और अदर डिफरेंट मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को कैसे बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम है क्या? देखो, यूरिनरी सिस्टम इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है। वो क्या है? मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी का, मतलब कि और भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है रेदर देन सिर्फ यूरिनरी सिस्टम, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके जिसके अंदर क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं। हमारा लाइक स्वेट सिस्टम, स्वेट में हम डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस को सिक्रेट करते हैं, और में लाइक सॉल्ट को रिलीज करते हैं, सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं। सम अमाउंट ऑफ यूरिया को भी एक्सक्रीट करते हैं हम स्वेट के अंदर। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बट जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारा है यूरिनरी सिस्टम, जो क्या करता है? एक्सपेल आउट करता है वेस्ट को और एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। सपोज अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की एक्सेस हो गई, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की एक्सेस हो गई तो हमारे क्या होगा? प्रोटीन एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है। तो जिससे क्या हो सकती है? जिससे हमारी ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे किसी ऑर्गन में जाके अगर वो प्रोटीन एक्यूमुलेट हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंट काइंड ऑफ बीमारी हो सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज हो सकती है ड्यू टू अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस मटेरियल अगर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हुआ। ठीक है। तो वो एक्सेस मटेरियल को एक्सक्रीट करने का भी काम कौन करती है? किडनी करती है हमारी। ठीक है। द यूरिनरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम। तो ये तो बेसिक सा है कि भाई उसको दूसरे नाम से कैसे जाना जाता है। तो आई थिंक इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और अब क्या है? मेंटेनिंग हिम। अब फंक्शंस का क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम क्या क्या काम करता है हमारे बॉडी में? देखो, सबको पता है कि फंक्शन क्या क्या होता है यूरिनरी सिस्टम के। वो मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करता है बॉडी से। ठीक है। फिर वो टॉक्सिक मटेरियल को सिक्रीट करता है, एक्सेस मटेरियल को सिक्रीट करता है, एक्सेस आयंस को, या फिर कोई जो ड्रग्स होती हैं जो लाइक यूरिनरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं तो उनको एक्सक्रीट करता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं यूनिवर्स सिस्टम के। ठीक है। जो नॉर्मल नहीं पता होता। तो वो ही ऐसे जो होते हैं फंक्शंस होते हैं जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे कि एसिड बेस बैलेंस कौन मेंटेन करता है बॉडी का? तो वो कौन मेंटेन करता है? वो यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम, ये मेंटेन करते हैं। जैसे कि होम्योस्टेसिस कौन मेंटेन करता है? होम्योस्टेसिस होता है कि जो मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो। ठीक है। वो कैसे मेंटेन करते हैं? वाटर से और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना बाय एक्सक्रीटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है। फिर क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये तो सबको पता है, तो इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हमें। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड यूरिया और यूरिक एसिड, सेम वही की मेटाबॉलिक वेस्ट है, काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बोल सकते हैं, या फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट बोल सकते हैं हम। ठीक है। एक्सेस आयन को सिक्रीट करता है और सम ड्रग्स को सिक्रीट करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, और प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ इराइथ्रोपोइटिन। इराइथ्रोपोइटिन करके एक मतलब एलिमेंट होता है हमारी बॉडी में जो सिक्रीट होता है, वो प्रोड्यूस भी किडनी और यूरिनरी सिस्टम के अंदर होता है और वो सिक्रीट भी होता है। ठीक है। फंक्शंस में कोई डाउट? किसी को कोई डाउट फंक्शंस में, फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम में? नहीं भैया। नहीं भैया। देन होता है हमारा कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हमारे एक यूरिनरी सिस्टम में। जैसे कि दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं जो सिक्रीट करती है यूरिन को। देखो, ये किडनी है हमारी, बीन शेप होती है हमारी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी? तो वो बीन शेप्ड होती है, ये बीन शेप होती है हमारी किडनी। तो ये और ये हमारी दो किडनी होती है जिसको हम लेफ्ट किडनी और राइट किडनी बोलते हैं।
फिर दो यूरेटर होते हैं हमारे, देखो यहाँ पे ये यूरेटर हैं जो किडनी से यूरिन को लेके आएंगे और ब्लैडर में, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर वो स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये दो ही ब्लड यूरेटर होते हैं हमारे। फिर क्या होता है, विच ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। द यूरिनरी ब्लैडर वेयर यूरिन कोलेक्ट्स एंड टेम्पोरली स्टोर्ड। ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारा जो यूरिन है वो यूरिन स्टोर होता है। जैसे ही हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो वो क्या करता है, वो सिग्नल देता है ब्रेन को कि भाई अब पी पी जाना है हमें, ठीक है। तो वो सिग्नल देता है यूरिनरी ब्लैडर, उसके पास नर्व्स होती हैं, ठीक है। और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा हेल्प करता है यूरिन डिस्चार्ज में। तो ये जो यूरेथ्रा है ये यूरिन को डिस्चार्ज करता है आउट फ्रॉम द बॉडी, उसमें हेल्प करता है। तो ये होते हैं हमारे कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्या जो हमें याद रखने हैं यूरिनरी सिस्टम के, वो होते हैं हमारे की जो किडनी होती है, किडनी क्या होती है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है हमारी, ठीक है। किडनी इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मीजोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल होता है, एंडोडर्मल होता है। तो अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग डर्मल रीजन से ओरिजिन होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो मीजोडर्मल से ओरिजिन होता है उसका किडनी का ओरिजिन होता है, या फिर किडनी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्मल रीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है। मेमेलियन राइट किडनी इज स्लाइटली हायर इन द पोजीशन देन द लेफ्ट किडनी, मतलब कि जो मेमेलियन की, मतलब हमारी जो ह्यूमंस की राइट किडनी होती है वो स्लाइटली ऊपर होती है। वो स्लाइटली ऊपर क्यों होती है, क्योंकि उसके नीचे क्या होता है, पेनक्रियास प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वो स्लाइटली ऊपर होती है, ठीक है। मेजर कंट्रोल फैक्टर ऑफ सोडियम एक्सक्रीशन बाय द किडनी इज एल्डोस्टेरोन, मतलब कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हम रास सिस्टम पढ़ेंगे आगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो क्या करता है हमारे बॉडी का जो सोडियम है उसके एक्सक्रीशन को मेंटेन करता है। अगर बॉडी से ज्यादा सोडियम एक्सक्रीट होगा तब भी हमें, तब हमारा बीपी क्या होगा, लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। लेकिन अगर सोडियम कम एक्सक्रीट हुआ, सोडियम की जो अमाउंट है वो अगर हाई हो गई तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई हो जाएगा। तो वो उसको मेंटेन कौन करता है, वो एल्डोस्टेरोन मेंटेन करता है, ठीक है। अब किडनी थ्री टाइप की होती है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ किडनी। प्रोनेफ्रिक, जो प्रिमिटिव किडनी होती है, मतलब अभी किडनी की, मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अभी किडनी सिर्फ बननी शुरू हुई है, ठीक है। फिर होते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक क्या होती है, सेकेंड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ किडनी। और जो मेटानेफ्रिक किडनी होती है वो होती है लास्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ किडनी। मतलब कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मीजोनेफ्रिक किडनी का फंक्शन क्या होता है या फिर मेटानेफ्रिक किडनी का फंक्शन क्या होता है, मतलब वो सेम ही है, कि बस वो एक डिफरेंट डिफरेंट उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग है वो, ठीक है। मीजोनेफ्रिक की सेकंड स्टेज होती है डेवलपमेंट ऑफ किडनी, मेटानेफ्रिक क्या होती है, लास्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द किडनी, ठीक है। अब हॉर्मोन्स कौन से सिक्रेट होते हैं किडनी से, जैसे कि इराइथ्रोपोइटिन, अभी हमने पहले भी यहाँ पे भी पढ़ा कि प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ इराइथ्रोपोइटिन, इराइथ्रोपोइटिन तो क्या होता है इससे, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन होता है, तो ये एक हार्मोन होता है इराइथ्रोपोइटिन, ठीक है। फिर एक रेनिन होता है जो हम रास में पढ़ेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करता है और थ्रोम्बोपोइटिन सिक्रेट करता है। तो ये चार हॉर्मोन्स होते हैं जो सिक्रेटेड बाय किडनी होते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में कोई डाउट किसी को? हेलो, इस स्लाइड में कोई डाउट नहीं भैया। बाकी किसी को? खुशबू, साथी, कोई डाउट? Okay. अब देखो क्या क्या एक्सक्रीशन होते हैं हमारे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये ना हमारा अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड का मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है वो यूरिया बनता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो उसके बाद कुछ एंड प्रोडक्ट बनता है। तो वही बताया गया है इसमें कि इस मेटाबॉलिज्म से एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। सपोज अगर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी में, तो उससे एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यूरिक एसिड फॉर्म होगा। फिर यूरिक एसिड क्या करेगा, हमारी बॉडी से यूरिक एसिड तो सिक्रेट हो नहीं सकता, तो यूरिक एसिड क्या करेगा, वो बाद में फिर यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यूरिया हमारी बॉडी से सिक्रेट हो जाएगा। अब जैसे यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड मेनली बर्ड सिक्रेट करते हैं, तो उनके अंदर ज्यादा होता है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, तो वो बर्ड्स बर्ड्स होते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं डायरेक्टली,
ठीक है। क्रिएटिनिन किसका एंड प्रोडक्ट होता है? वो मसल में जब मेटाबॉलिज्म होता है, मसल के अंदर जो प्रोटीन है वो मेटाबोलाइज होते हैं, तो उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्रिएटिनिन होता है। ठीक है। बिलीरुबिन किसका एंड प्रोडक्ट होता है? बिलीरुबिन एंड प्रोडक्ट होता है हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन का। जब हमारा हेमोग्लोबिन होता है, जो एचबी का लेवल हम पता करते हैं ना, कि हमारा एचबी का लेवल 14 है, 13 है, किसी में 8 है, तो वो जब डिग्रेड होता है या वो जब मेटाबोलाइज होता है, तो वो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? बिलीरुबिन। वो बिलीरुबिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से। तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। देन अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो किडनी होती है। देखो, अब हम ये तो बोल रहे हैं कि किडनी क्या करती है। किडनी हमारी बॉडी से यूरिया को या फिर यूरिन को एक्सक्रीट करती है। पर किडनी के अंदर ऐसे क्या चीज होती है जो उसको फिल्टर कर रही है? किडनी के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो फिल्टर हो रहा है? तो किडनी के अंदर ना मिलियंस मिलियंस ऑफ क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। ये होता है एक सिंगल नेफ्रॉन। ऐसे एक किडनी के अंदर मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं, मतलब कि 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ये अब देखो, एक नेफ्रॉन कितना छोटा होगा? हमारी किडनी का साइज भी बहुत छोटा होता है, उसके अंदर फिर 10 लाख नेफ्रॉन, मतलब 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख नेफ्रॉन, तो उसका साइज कितना छोटा होगा? तो उसकी उसको मतलब जूम करके दिखाया हुआ है इस पिक्चर में। ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ऐसे ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों का मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम सा है, तो बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत गलत क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में गलत टिक करके आ जाते हैं। तो जो नेफ्रॉन होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है हमारा किडनी का, और जो न्यूरॉन होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी ब्रेन की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आना। जल्दबाजी में हम सोचते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, और हम जल्दी जल्दी में गलत टिक कर देते हैं। तो इसका स्पेशल ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है। फिर किडनी कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन फंक्शन यूनिट। उसके अंदर 1 मिलियन फंक्शन यूनिट होती है। और नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन के अंदर कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो ये जो है ना, ये येलो येलो सा है, ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये कप कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक है। कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। देखो, ये जो येलो येलो है, इसको मार्किंग भी क्या दी हुई है? बोमन कैप्सूल। तो इसको बोलते हैं हम या बोमन कैप्सूल। जो इसका जो शेप होती है वो कैसी होती है? कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर फिल्टर होता कैसे है? देखो, ये जो कप, सबसे पहले हम समझते हैं एफरेंट आर्टरियोल क्या होता है। एफरेंट मतलब लेके आना। ठीक है। और ई फ्रेंट मतलब लेके जाना। ई मतलब एग्जिट। ई मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। ठीक है। तो ई मतलब लेके जाना, ए मतलब लेके आना। तो जो एफरेंट आर्टरियोल जो होती है, एफरेंट आर्टरियोल जो क्या करती है? ब्लड को नेफ्रॉन के अंदर लेके आती है। ब्लड नेफ्रॉन के अंदर आएगा, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर जाएगा। ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, जाली टाइप या छन्नी टाइप समझ लो। ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है? उसके थ्रू जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। जो हमारा फिल्टर्ड ब्लड होता है वो तो हमारा इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू बाहर आ जाता है। और जो हमारा जो मतलब एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होता है वो हमारा क्या करता है? लूप ऑफ हेनले में नीचे चला जाता है, पीसीटी डीसीटी। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, पीसीटी डीसीटी होता क्या है। तो ये बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस एक ऐसी यूनिट बनाते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? हमारा फिल्टर होता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफरेंट आर्टरियोल या एफरेंट आर्टरियोल में से किसका डायमीटर बड़ा होता है? ठीक है। अब समझ, अब छोटी सी बात समझो। अगर एफरेंट आर्टरियोल को हम एफरेंट आर्टरियोल का अगर मतलब जो डायमीटर है वो अगर बिल्कुल नैरो कर दें। आपने कभी देखा होगा जब हम किसी भी ट्यूब का, किसी भी पाइप का जो डायमीटर होता है उसका नैरो कर देते हैं, तो क्या होता है? जो प्रेशर होता है वाटर का या फिर ब्लड का या जो भी उसका उसके अंदर लिक्विड है, उसका प्रेशर क्या होता है? उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई नीड है हमें प्रेशर तेज करने की? क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्रेशर तेज करेंगे तो हो सकता है वो नेफ्रॉन को मतलब टीयर कर दे। नेफ्रॉन को टीयर कर दे तो हमारा सारा ब्लड क्या हो? सारा ब्लड ही बाहर निकल जाए। पॉसिबल है ना? तो ये क्या होता है? ये इसलिए जब क्या होता है, इसका डायमीटर थोड़ा मतलब लार्ज होता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टरियल। ठीक है। तो यहाँ पे धीरे स्लो विदाउट प्रेशर आएगा, फिल्टर होएगा और यहाँ पे चला जाएगा। अब आपके लाइक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इफरेंट, तो फिर अगर यहाँ पे डायमीटर लार्ज है, इफरेंट में डायमीटर स्मॉल क्यों है? क्योंकि अब जो ये हमारा ब्लड फिल्टर हो गया है, इसको अब हमने क्या करना है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। तो अगर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है तो प्रेशर हाई होना चाहिए। देखो, अगर
देखो अगर हमें किडनी से नीचे खून लाना है, ठीक है, ब्लड लाना है, तो वो तो मे बी ग्रेविटी के थ्रू भी आ सकता है। लेकिन अगर ग्रेविटी अगेंस्ट जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर ज्यादा बनाना पड़ेगा ना। तो उस कॉन्सेप्ट को याद रखो कि एफरेंट का डायमीटर बड़ा क्यों है और इफरेंट का डायमीटर बड़ा क्यों है। तुम्हें क्वेश्चन में टिक करने में बिल्कुल इजी होगा अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो। ये कंसेप्ट समझ में आया किसी को, कोई डाउट कि क्यों आगे डायमीटर बड़ा आगे और एक बार छोटा होता है? बता दीजिए। ठीक है, देखो अगर हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर अगर हम प्रेशर के थ्रू लेके आएंगे ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे फिल्टर अच्छे से नहीं होगा। प्रेशर से आएंगे मतलब प्रेशर से आएगा तो मतलब स्पीड से आएगा, काइंड ऑफ स्पीड से आएगा। अगर स्पीड से आएगा तो क्या होगा, पूरा जो ब्लड है वो फिल्टर भी नहीं हो पाएगा, वो एकदम से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो हम वो तो चाहते नहीं, इसलिए क्या हो कि ब्लड स्लो आए, प्रॉपर तरीके से फिल्टर होए। ठीक है, फिल्टर होने के बाद क्या है, अब ये जो हमारा फिल्टर्ड ब्लड है जो इफरेंट आर्टरियोल लेके जाएगा, इसको क्या करना है, इसको पूरी बॉडी में जाना है। ठीक है, अगर पूरी बॉडी में लेके जाना है तो पूरी बॉडी में स्प्रेड करने के लिए हमें प्रेशर भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए। तो इसलिए क्या किया, इसलिए एफरेंट जो आर्टरियोल्स था उसका जो डायमीटर है वो स्लो, वो कम है एज कंपेरिजन टू एफरेंट आर्टरी। अब आया समझ में? रियल आया आपको समझ हाँ में? जी। और किसी को? अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल वो क्या करता है, लूप ऑफ हेनली के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब पहली बात ये समझो कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये प्रेजेंट होता है कोर्टेक्स में। ठीक है, किडनी के पार्ट होता है कोर्टेक्स और मेडुला, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कोर्टेक्स और मेडुला। देखो इसमें क्या होता है, देखो ये जो होता है ना, ये वाला जो रीजन होता है, ये जो दिखाया हुआ है, ये जो सारा रीजन है ना, ये ये होता है हमारा कोर्टेक्स। ये सारा रीजन होता है हमारा कोर्टेक्स, ये वाला। विजिबल है आपको स्क्रीन? हाँ भैया। ठीक है, और जो ये होता है, ये हमारा जो पिरामिड बने हुए हैं, ये पिरामिड वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारा मेड्यूला। ठीक है, अब नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन ऐसे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे हमारे मेडुला के अंदर, हमारा जो बोमेन्स कैप्सूल होता है वो यहाँ पे होता है, फिर ऐसे नीचे स्ट्रेच होके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नीचे यहाँ आ रहे होते हैं। मतलब सभी, सबका जो फेस होता है वो ऊपर होता है, और जो हमारी लूप्स होती हैं वो इसके अंदर नीचे होती हैं, इस एरिया में, मेडुलर रीजन में। इसीलिए वो दिखाया गया है यहाँ पे। स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? हाँ भैया। तो देखो अब वो लिखा गया था ना कि कोर्टेक्स, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ एक भैया। बार कंफर्म कर दो स्क्रीन विजिबल है या नहीं। हाँ भैया। ओके, तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा किडनी के कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये जो पार्ट होता है वो हमारा मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। मेडुला में भी एक आउटर मेडुला होता है, एक इनर मेडुला होता है। मतलब कि ये जो लूप अंदर जा रही है उस मेडुला के अंदर। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। देखो ये होती है हमारी किडनी की शेप। ठीक है, ये जो रीजन होता है ये हमारा मेडुला रीजन होता है, और ये जो रीजन होता है हमारा अंदर वाला रीजन, ये हमारा मेडुला होता है, और बाहर वाला कोर्टेक्स होता है। तो जो हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो ऐसे होता है, यहाँ पे नेफ्रॉन का जो गोमन बोमन कैप्सूल है वो प्रेजेंट होता है। फिर इसके अंदर ये ऐसे अंदर आके, मतलब ऐसे कुछ, ठीक है, फिर ये नीचे आके यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसके साथ कनेक्टेड होता है ये। ठीक है, मतलब मतलब मेरी ड्राइंग पे मत जाना। और ऐसा होता है। तो ये जो रीजन होता है ऊपर का, ये कोर्टेक्स रीजन होता है, ये वाला रीजन कोर्टेक्स है हमारा। ठीक है, फिर ये जो होता है ये वाला होता है हमारा आउटर मेडुला,
और जो ये वाला रीजन होता है हमारा ये इनर मेडुला। तो अब समझ में आया ये कैसे है, ठीक है। तो ये आउटर मेडुला, ये इनर मेडुला और ये कोर्टेक्स। तो सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले क्या होता है, ये होता है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये होता है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये होती है हमारी कोलेक्टिंग डक्ट। ये होती है हमारी पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं हम पूरी को लूप ऑफ हेनले। और ये होता है हमारा डीसीटी, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो पीसीटी से आता है हमारा, फिर डीसीटी से चला जाता है। तो लूप ऑफ हेनले का फंक्शन होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल होती है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होती है वो H2O के लिए परमिएबल होती है। मतलब कि जब यहाँ पे हमारा जो भी हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा जब वो यहाँ से पास होगा, तो यहाँ से सिर्फ वाटर एक्सक्रीट हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर एक्सक्रीट होगा, ठीक है। जैसे ही वो असेंडिंग लूप में जाएगा, असेंडिंग लूप में जाने जाएगा, तो वहां पे आयंस एक्सक्रीट हो सकते हैं, मतलब कि आयंस रीअब्सॉर्ब हो सकता है। तो यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब होता है हमारा, यहाँ पे हमारा आयंस रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर हमारा डीसीटी के अंदर चला जाता है। डीसीटी के अंदर क्या होता है, NaCl एब्जॉर्ब होता है, आयंस और वाटर दोनों एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो होता है कलेक्टिव इफेक्ट चला जाता है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे नेफ्रॉन होते हैं, यहाँ पे कलेक्टिव में सभी नेफ्रॉन क्या करते हैं, सभी नेफ्रॉन कलेक्टिव इफेक्ट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा थोड़ा परसेंट ऑफ यूरिया, थोड़ा परसेंट ऑफ वाटर, थोड़ा परसेंट ऑफ आयन यहाँ पे क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। तो ये वाली स्लाइड में कोई डाउट किसी को समझ में आया सब? इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट? Yes. देखो अब क्या होता है, नेफ्रॉन जो रीनल कॉर्पस्कल होता है, तो रीनल कॉर्पस जो कॉर्पस्कल होता है वो क्या होता है हमारा, वो ये वाला रीजन, रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है। रीनल कॉर्पस्कल के अंदर क्या रखा हुआ है, ग्लोमेरुलस के ग्लोमेरुलस और बोन। हमने यहाँ पे देखा ये ग्लोमेरुलस होता है और ये बोन होता है। तो ये जो होता है ये होता है हमारा रीनल कॉर्पस्कल। तो अगर कभी क्वेश्चन में कुछ बोल दिया जाए आपको कि रीनल कॉर्पस्कल कौन सा होता है, या फिर रीनल कॉर्पस्कल के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको समझ जाना है कि वो ग्लोमेरुलस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर होता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन में पहले होता है हमारा पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी। देखो ये होता है हमारा पीसीटी एरिया, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी एरिया, और फिर ये कोलेक्टिंग, ठीक है। पीसीटी का फर्दर कोई भी पार्ट नहीं होते हैं। देखो पीसीटी पीसीटी के अंदर कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं होती, और डीसीटी के अंदर भी कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं होती, ठीक है। लेकिन लूप ऑफ हेनले के अंदर होती है। लूप ऑफ हेनले के अंदर एक होती है हमारे डिसेंडिंग लिम, ठीक है। ये होता है हमारा हेयर पिन बैंड, और ये होती है हमारी असेंडिंग लिम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे असेंडिंग लिम में क्या है, यहाँ तक तो वो थिन है, ठीक है, फिर वो क्या हो गई, थिक हो गई। ऐसे यहाँ पे भी होता है, ये एक जगह थिन होती है फिर ये थिक हो जाती है, तो वहां पे बोलते हैं थिक डिसेंडिंग सेगमेंट या थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। ऐसे यहाँ पे होती है थिन डिसेंडिंग असेंडिंग सेगमेंट, और यहाँ पे होती है हमारी थिन असेंडिंग सेगमेंट। तो ये मतलब जो हमारा फ्लो चार्ट है ये समझ में आया किसको, सबको, कि कैसे कैसे ये फ्लो चार्ट होता है, और इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछे जाए आपसे तो आप उसको टैकल कर लोगे। समझ में आया ये? हाँ भैया। हाँ भैया। फिर आप देखो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। वो दो टाइप के नेफ्रॉन कौन से होते हैं, एक तो होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, या फिर इसको हम जेजी नेफ्रॉन भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जे जी नेफ्रॉन, या फिर कोर्टिकल नेफ्रॉन। जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो मतलब 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन होते हैं। मतलब कि अगर 100 नेफ्रॉन है हमारी किडनी के अंदर, तो उसमें से क्या होगा, 85 नेफ्रॉन होंगे हमारे कोर्टिकल नेफ्रॉन, और 50 नेफ्रॉन होंगे हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। तो ये टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, इसकी क्वांटिटी याद रखनी है आपको। इसकी क्वेश्चन में हो सकता है आपसे अप्रोक्सीमेशन में पूछा जाए, 80-20 भी हो सकता है। बट आपको ये याद रखना है कि जो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन होता है वो कौन सा टाइप ऑफ नेफ्रॉन होता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। अब नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है, 1 लीटर पर डे टू 1.5 लीटर पर डे। मतलब कि हमारी जो बॉडी
1 लीटर से 1.5 लीटर यूरिन सिक्रेट करती है पर डे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अगर क्वेश्चन आएगा तो टैकल कर लोगे। अब वो 1.1 से 1.5 के बीच में वेरी कर सकता है, वो 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। किसी किसी केसेस में वो 1.6 भी हो सकता है, किसी किसी केसेस में वो 1 मतलब लेस देन 0 पॉइंट मतलब 0.9 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। बट जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या करती है, 1 to 1.5 करती है, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है। तो हमें जब भी क्वेश्चन पे टिक लगाना है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग टिक लगाना है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? हाँ भैया। हाँ भैया। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो सबसे पहला जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे 3 आएगा, 3 प्रोसेस। सॉरी। तो जो वो है, जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है उसको 3 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है फिल्टर। यहाँ पे होता है हमारा फिल्टर, जो हमारा हमने पढ़ा था, रीनल कोर्पस्कल जो होता है उसके अंदर हमारा फिल्ट्रेशन होता है। फिर होता है हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हमारा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब में। फिर वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो सिक्रेट हो जाता है थ्रू यूरिनरी ब्लैडर और यूरिन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। देखो सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन, और ग्लो जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या रीनल कॉर्पस्कल फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोसेस बाय विच ब्लड कोर्सेज थ्रू ग्लोमेरुलाई। जो ग्लोमेरुलर है वो एक प्लूरल वर्जन है, उसको अगर हम एक बोलेंगे तो वो ग्लोमेरुलाई हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या डिफरेंस होता है ग्लोमेरुलर और ग्लोमेरुलाई। तो जब क्या होता है, जब ब्लड पास होता है ग्लोमेरुलाई के थ्रू, तो उसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, वो डिसोल्व कर लेते हैं वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, और वो सोक कर लेते हैं ब्लड मेम्ब्रेन को। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, देखो इसके इसके ऊपर क्या है, मैं इसको एक बार जूम करके देखता हूँ। देखो इसमें क्या है, इसमें ये देखो, ये जो यहाँ पे पिट्स बने हुए हैं, होल्स बने हुए हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा जो है वो, हमारा जो भी केमिकल प्रेजेंट होता है, केमिकल के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे, तो केमिकल से क्या होता है, केमिकल के अकॉर्डिंग हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या करता है, वो डिसोल्व कर लेता है, और वो क्या करता है, डिसोल्व करने के बाद यहाँ पे टीसीटी डीसीटी के अंदर छोड़ देता है, और जो हमारा ब्लड होता है वो वापस यहाँ पे जाता है। तो हमारी फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि ये फिल्टर हो जाता है और देन फ्लो इनटू द बोमन कैप्सूल, वो बोमन कैप्सूल के अंदर चला जाता है। यहाँ से फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में चला गया, बोमन कैप्सूल से कहाँ जाएगा, लूपोफेनलिन। ठीक है, फिर फिल्टर कैसे कैसे असिस्ट होता है, फिल्टर इज असिस्टेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस एंड द ब्लड एंड द प्रेशर ऑफ द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। क्या ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो फिल्ट्रेशन होता है यहाँ, मतलब जो यहाँ पे मेन फिल्ट्रेशन होता है, वो मेन फिल्ट्रेशन होता किसकी वजह से है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है बोमन कैप्सूल में और जो ग्लोमेरुलर में जो हमारा प्रेशर होता है, उस प्रेशर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमने पढ़ा है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से आयन की ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, जैसे ही प्रेशर डिफरेंस होएगा आयन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आयन के साथ साथ क्या होता है, थोड़ा बहुत वाटर भी, थोड़ा बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी क्या होते हैं यहाँ से, मतलब फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हम यहाँ पे रीअब्सॉर्ब करते हैं। तो जो मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो समझ में आया, वो क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड द बोमन कैप्सूल। ठीक है, the volume of the filtrate formed by the both kidney each minute is called GFR। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि जीएफआर होता क्या है। जीएफआर कुछ नहीं होता, जीएफआर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनीज पर मिनट। ठीक है, ये याद रखना है कि ये पर मिनट होता है, ना कि पर डे, ये ना कि पर आवर। ठीक है, अब हेल्दी एडल्ट का जो जीएफआर होता है वो होता है 125 ml पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट के अंदर 125 ml जो होती है वो हमारा ब्लड फिल्टर होता है पर एक किडनी से। ठीक है, मतलब कि हमारी एक किडनी या फिर हमारी दोनों किडनी क्या करती हैं, 180 लीटर पर डे फिल्टर करती है। तो आप इसकी एफिशिएंसी देख रहे हो कि 180 लीटर ब्लड डेली फिल्टर हो रहा है हमारी दोनों किडनी से। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट?
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भूलना नहीं है कि 125 पर एमएल जीएफआर होता है। जीएफआर होता क्या है, ठीक है, और टोटल कितना होता है। तो इससे अब आप 1 आवर का भी निकाल सकते हो। 125 ml पर मिनट है, तो उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आवर का भी निकल। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मतलब देख लेना है। वो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 6 आवर्स में कितना जीएफआर हमारा जो होता है, कितना ब्लड फिल्टर होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे कैलकुलेशन करके आप ऑप्शन पे टिक लगा सकते हो। कोई डाउट। दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा होता है नहीं हमारा भैया। सिलेक्ट। कोई डाउट। नहीं भैया। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है, अब यहाँ पे हमारा बोमन कैप्सूल में, रीनल कोर्पस्कल में हमारा फिल्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन चालू होगा। ठीक है, तो अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, आउट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स बैक इनटू द कैपिलरीज लोकेटेड अराउंड द ट्यूब्यूल्स। तो आपको एक बार मैं वो दिखा देता हूँ। देखो, ये होता है हमारा नेफ्रॉन। ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के साथ साथ जो ये हमारा चल रहा है ना, ये ब्लू और रेड, ये होता है हमारा, देखो ये होता है हमारा ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये हमारा जो भी हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, इसके थ्रू पीसीटी, लूकोफेनले, इसके थ्रू जो भी हमारा जो मतलब फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो भी हमारा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो हमारे इसमें वीन्स में चला जाता है। वीन्स के थ्रू क्या होता है, ये हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है आगे। तो ये जो होता है, ये हमारा एक वीन्स का जाल होता है, वीन्स का नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा रीअब्जॉर्प्शन। तो ये समझ में आया कि मतलब रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल्स, जो ये हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स थे, इससे हमारा क्या होगा, मान लो Na पॉजिटिव, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, H3O नेगेटिव, ठीक है, कैल्शियम, वाटर, वो क्या होगा, वो रीअब्सॉर्ब होएगा। वो रीअब्सॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, कैपिलरीज में। जो कैपिलरीज का नेटवर्क था ना, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क है, उसके थ्रू वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा दोबारा। ठीक है, तो अब हमें ये याद रखना है कि कौन से एरिया से कौन सा आयन रिलीज होता है। ठीक है, जो हमारा पीसीटी होता है, पीसीटी से ये एक्सक्रीट होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ठीक है, यूरिया, यू सम लाइक थोड़े अमाउंट में यूरिया और यूरिक एसिड भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोराइड, वाटर, H3O नेगेटिव। ठीक है, तो ये होता है हमारा पीसीटी से रीअब्सॉर्ब। ठीक है, फिर ये जो होता है हमारा, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इससे हमारा वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है, और हमारा जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है, उससे हमारा सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड जो होता है वो रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है, ऐसे ही बस ये आपको याद रखना है कि कौन से एरिया से क्या आयन, क्या ग्लूकोज, कौन क्या चीज हमारी जो होती है वो रीअब्सॉर्ब होती है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड डू नॉट नॉर्मली अपीयर इन द यूरिन because they are completely reabsorbed unless blood levels are excessive। समझ में आया आपको कि जब भी हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करने के बाद अगर हम यूरिया का टेस्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर बिल्कुल वेरी लिटिल अमाउंट में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो इसमें कोई डाउट किसी को कि वो रीअब्सॉर्ब क्यों हो रहे हैं, और मतलब वो रीअब्सॉर्प्शन हो कैसे रहा है, पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट हो रहा है, वो भी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट। नहीं भैया। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि वो सिक्रीट कैसे होता है। ठीक है, होता क्या है ट्यूबुलर सिक्रीशन, डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंस नॉट ऑलरेडी इन द फिल्ट्रेट। मतलब कि जो हमारा रीअब्सॉर्ब हो गया, रीअब्सॉर्ब होने के बाद क्या होगा, डिस्पोज करेंगे हम। ठीक है, एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल सब्सटेंस दैट हैव बीन रीअब्सॉर्ब्ड बाय द पैसिव प्रोसेस, यूरिया और यूरिक एसिड, तो उनको क्या करेंगे, उनको हम सिक्रीट करेंगे। अब हो सकता है हमारे रीअब्सॉर्प्शन में क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन में हमारा क्या होगा, यूरिया भी
लाइक रीअब्जॉर्ब हो गया, यूरिक एसिड रीअब्जॉर्ब हो गया अमाउंट में, तो उसको क्या करेंगे, उसको सिक्रीट कर देंगे वापस हम नेफ्रॉन के अंदर, ताकि वो बाहर सिक्रीट हो सके। ठीक है, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन समझ में आया? समझ में आया आपको? हाँ भैया। अब है कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या होती है हमारी, कि यूरिन के अंदर किसकी कितना कितना अमाउंट क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, टोटल जो होती है वो 100%, 100% में से 96% क्या है, 96% सिर्फ और सिर्फ वाटर है जो हमारा एक्सक्रीट होता है। हमने कभी देखा होगा कि जो यूरिन होता है, यूरिन का जो कलर होता है वो येलोइश या पेल येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, वो पेल येलो कलर का क्यों हो जाता है? कई लोग क्या करते हैं, कई लोग वाटर की कंजप्शन नहीं करते पूरी। ठीक है, अगर वाटर की कंजप्शन नहीं होगी तो हमारी बॉडी को तो वाटर चाहिए, तो वो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन चालू कर देगा, वाटर का ज्यादा रीअब्जॉर्ब करना चालू कर देगा। अगर वाटर का ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा तो आयन जो तो क्या होगा, आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी यूरिन के अंदर। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो यूरिन का कलर होता है, यूरिन का कलर क्या होता है, वो होता है पेल येलो या फिर येलोइश सा कलर हो जाता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द पेल कलर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 96% वाटर है, 2% यूरिया है, और बाकी जो रिमेनिंग 2% है उसमें क्या क्या आ गया, उसमें यूरिक एसिड भी आ गया, क्रिएटिनिन भी आ गया, अमोनिया, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और फोस्फेट। अब आप ये सोचोगे कि क्लोराइड को, पोटाशियम को, फोस्फेट को तो हमने रीअब्सॉर्ब कर लिया था, पर फिर वो कैसे सिक्रेट हो रहे हैं, वो यूरिन में कैसे आ गए? तो मतलब ऐसे होता है कि इनका ना लेवल हमें मेंटेन करना पड़ता है हमारी बॉडी में, कि अगर ये एक अमाउंट से ज्यादा हो गए तो ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज कोज कर देंगे। तो इसीलिए उसके अमाउंट को जस्ट मेंटेन करने के लिए रीअब्सॉर्ब किया जाता है, कि ज्यादा एक्सक्रीट भी ना हो और ज्यादा रीअब्सॉर्ब भी ना हो, तो इसीलिए उतना ही रीअब्सॉर्प्शन होता है जितना बॉडी को नीड होता है। बाकी क्या क्या होता है, बाकी का एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो कंपोजिशन ऑफ यूरिया में कोई डाउट किसी को? पेल येलो कलर क्यों होता है यूरिन का, वो समझ में आया? कोई डाउट? नहीं भैया। नहीं भैया। अब हम पढ़ेंगे कि अलग हमने पढ़ा था कि जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है हमारा किडनी या फिर यूरिनरी सिस्टम। लेकिन उसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि अदर अदर मतलब और भी डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं हमारे अदर देन किडनी, और उससे क्या क्या सिक्रेट होता है वो पढ़ेंगे। हमारे सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन से ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं, स्किन होता है, किडनी हमने पढ़ लिया, लंग्स होता है और लीवर होता है। तो इनके थ्रू क्या होता है, हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, टॉक्सिक जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से आउट। ठीक है, तो अब स्किन से क्या क्या एक्सक्रीट होता है, स्किन से यूरिया एक्सक्रीट होता है, लैक्टिक एसिड एक्सक्रीट होता है, एक्सेस सॉल्ट इन सिक्रीट होते हैं, फिर एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो स्किन के थ्रू क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड, यूरिया, सॉल्ट और एक्सेस वाटर, वो क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। तो ये याद रखना है आपको कि किस ऑर्गन से क्या एक्सक्रीट होता है। ठीक है, अब जैसे लंग्स है, लंग्स से सबको पता है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो एक्सेस वाटर को भी एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पहले पूछा जाता कि लंग से क्या क्या एक्सक्रीट होता है, तो आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पर टिक करके आ जाते। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन होता है कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर या फिर वाटर भी एक्सक्रीट होता है, फिर ऑप्शन होता है बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बोथ ए एंड बी। अंडरस्टैंड? फिर लीवर से क्या क्या एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीट होता है, लीवर से बाइल पिगमेंट एक्सक्रीट होते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड एक्सक्रीट होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। तो ये जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से एक्सक्रीट होते हैं। तो ये सब समझ में आ गया आपको? हाँ भैया। फिर अब हम पढ़ते हैं कौन सी डिजीज होती है यूरिनरी ट्रैक्ट, किसी भी मतलब, और किसी भी वर्ड के पीछे अगर टिस, आई टिस या टिस दिख जाए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन्स या फिर किडनी, इन्फ्लामेशन इन द किडनी, इन्फ्लामेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, पोलीयूरिया, पोली मतलब कम होना, पोली मतलब ज्यादा, पोली मतलब मोर, पोली मतलब कि जैसे यही आप ऐसे याद रखोगी, एक्सेस। ठीक है, तो पोलीयूरिया मतलब कि एक्सेस ऑफ यूरिया, अमाउंट ऑफ यूरिन पास्ड आउट इज मोर, तो उसको बोलते हैं हम पोलीयूरिया। हिमेट यूरिया यानी कि हिमेट मतलब, हिमेट मतलब कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब कि ब्लड, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, तो हिमेट यूरिया इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन।
एल्बिन यूरिया मतलब एल्ब्यूमिन, प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। ठीक है, रीनल स्टोन यानी कि जो हमारा बोलते हैं हम पथरी हो गई, तो फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलाई या फिर लार्ज स्टोन इन द किडनी, उसको बोलते हैं हम रीनल स्टोन। फिर होता है हमारा पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस कुछ नहीं होता, इन्फ्लामेशन। देखो आइटिस है इसके पीछे भी, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किसकी? इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ द किडनी एंड द यूरेटर इन द पेल्विक। जो हमने यूरेटर पढ़ा था ना, देखो जो हमने यूरेटर पढ़ा था, ये यूरेटर क्या होता है? ये इन्फ्लेम हो जाता है, इसके अंदर क्या होती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम पायलोनेफ्राइटिस। ठीक है, डिजीज में कोई डाउट किसी को? अब हम पढ़ते हैं रास सिस्टम। मैंने आपको 2-3 बार बोला स्टार्टिंग की स्लाइड्स में कि रास सिस्टम क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। तो वो होता क्या है? वो एक हार्मोनल सिस्टम होते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन ये तीनों डिफरेंट क्या होते हैं? हमारे हार्मोन होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे किडनी से सिक्रेट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को और फ्लूइड बैलेंस को। अब हमने पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन सोडियम की जो अमाउंट होती है उसको मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। उसका जो भी एक्सक्रीशन होता है, उसका जो भी होता है, वो एल्डोस्टेरोन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो अब वो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? एल्डोस्टेरोन तो सोडियम को कंट्रोल कर रहा है। सोडियम से क्या कंट्रोल हो रहा है? सोडियम से होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। तो ये क्या करता है? रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द किडनी, लीवर एंड लंग्स। मतलब किसी ऑर्गन से रेनिन रिलीज होता है, किसी ऑर्गन से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, बट उसका अल्टीमेटली काम क्या होता है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करना। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से होते हैं? रेनिन होता है, एंजियोटेंसिन ओजन होता है। एंजियोटेंसिन ओजन क्या होता है? ये इनएक्टिवेटेड वर्जन होता है। ठीक है, उसका एक्टिवेटेड वर्जन होता है एंजियोटेंसिन ओजन 1, एंजियोटेंसिन ओजन 2 से एंजियोटेंसिन ओजन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा क्या होता है? हमारा एल्डोस्टीरिन। तो ये तीन होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइक हॉर्मोन्स होते हैं जो एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेनिन। रेनिन कहाँ से सिक्रेट होता है? रेनिन सिक्रेट होता है किडनी से। ठीक है, ये क्या करता है? ये हाइड्रोलाइज करता है एंजियोटेंसिन ओजन को। देखो यहाँ पे है हमारा एंजियोटेंसिन ओजन, एंजियोटेंसिन ओजन। ठीक है, ये रिलीज होता है हमारा लीवर से। एंजियोटेंसिन ओजन रिलीज हुआ लीवर से। तो ये यहाँ पे होता है रेनिन, रेनिन रिलीज होता है हमारा किडनी से। एंजियोटेंसिन ओजन रिलीज हुआ हमारा लीवर से, और रेनिन रिलीज हुआ हमारा किडनी से। रेनिन एक्ट करता है एंजियोटेंसिन ओजन पर और उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन ओजन 1 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन ओजन 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब एंजियोटेंसिन ओजन 1 पे काम करता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है हमारा लंग से। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये रिलीज होता है हमारा लंग से। ये एक्ट करता है एंजियोटेंसिन ओजन 1 पे और कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन ओजन 2 में। अब एंजियोटेंसिन ओजन 2 क्या करेगा? एंजियोटेंसिन ओजन 2 या तो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन में। ठीक है, एंजियोटेंसिन में, या फिर वो क्या करेगा? या फिर वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, ब्लड वेसल पे जाके एक्ट करेगा और वो क्या करेगा? वेसो कंस्ट्रिक्शन करा देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अब हम पढ़ रहे थे ना एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था? एल्डोस्टेरोन सोडियम की जो फंक्शन में हेल्प कर रहा था, तो एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये जो आपको प्रोसेस है, ये पूरी समझ में आई आपको कि किस से क्या बन रहा है और किस पे क्या एक्ट कर रहा है? इसको ये समझ में आई आपको? तो आपको फिर रास सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे रेनिन के बारे में। ठीक है, अब रेनिन क्या कर रहा है? देखो, इट रिलीजेस फ्रॉम द किडनी। हमने लिखा कि वो किडनी से रिलीज हुआ रेनिन। ठीक है, फिर हमने क्या करा? हमने बोला कि ये हाइड्रोलाइज करता है एंजियोटेंसिनोजन को। ये क्या कर रहा है? रेनिन क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजन को हाइड्रोलाइज कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, ये क्या करता है? कन्वर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, तो रेनिन का बस यही काम था। अब हम पढ़ते हैं एंजियोटेंसिनोजन पे। अब एंजियोटेंसिनोजन कहां से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस एंड रिलीज फ्रॉम द लीवर। हमने वही बोला कि प्रोड्यूस हुआ और रिलीज हो गया हमारा लीवर से। ठीक है, फर्स्ट लाइन समझ में आ गई हमें। लेवल इंक्रीज्ड बाय कोर्टिकोस्टीरोइड, एस्ट्रोजन एंड थायराइड हार्मोन। मतलब कि अगर कोर्टिकोस्टीरोइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, तो हमारा एंजियोटेंसिनोजन ज्यादा रिलीज होता है, ज्यादा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन के बारे में समझ में आ गया हमें। अब क्या है हमारा एंजियोटेंसिन 1? देखो, एंजियोटेंसिन 1 अब ये क्या होता है? प्रोड्यूस्ड इन द किडनी थ्रू एक्शन ऑफ रेनिन ऑन एंजियोटेंसिनोजन।
मतलब ये वाली स्लाइड विजिबल है, इसमें ही समझा दूं मैं आपको या स्लाइड में जाऊं? वो साइड में छोटी स्लाइड पे समझा दूं आपको? कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। देखो, ये था हमारा रेनिन। ठीक है, रेनिन ने क्या, रेनिन कहां से निकल रहा है? किडनी से। तो वो यही बोल रहा है कि प्रोडक्शन इन द किडनी, मतलब कि एंजियोटेंसिन-1 कहाँ पे वो होगा? एंजियोटेंसिन-1 कहाँ होगा? किडनी के अंदर फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रेनिन प्रेजेंट है। एंजियोटेंसिनोजन जाएगा रेनिन के पास और वो कन्वर्ट कर देगा किडनी के अंदर एंजियोटेंसिनोजन 1 को। ये लाइन समझ में आई आपको? ठीक है। अब इसकी खुद की कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, मतलब ये किसी भी ऑर्गन पे एक्टिवेट नहीं करता, ये कुछ भी नहीं करता। बस ये क्या है, ये प्रिकर्सर ऑफ एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन है। मतलब ये क्या कर रहा है? प्रिकर्सर ऑफ एंजियोटेंसिन। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 का प्रिकर्सर। ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या करता है? वो प्रोड्यूस होता है एस बाय एस इन लंग्स। देखो, ये लंग्स से आया हमारा एस, एस कन्वर्टिंग एंजाइम, उसने क्या करा? एंजियोटेंसिनोजन 2 को बना दिया। ठीक है, ये कहाँ फॉर हुई है? ये हमारी लंग्स में हो रही है। ठीक है, ये क्या करता है? ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करा देता है हमारा। तो मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो हमने ये क्यों लिखा? ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजन 2 एल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन करा रहा है। तो अगर सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन होगी, सोडियम का अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ेगा, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स करता है सोडियम के रिअब्जॉर्प्शन को और H पॉजिटिव के सिक्रीशन को। सोडियम रिअब्सॉर्ब हो रहा है। सपोज कोई भी एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारी एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सोडियम है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारा हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा? ये यहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। ये हमने पढ़ा है ना कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है सोडियम और हाइड्रोजन का, है ना? वो क्यों होता है? ताकि जो हमारा जो मेम्ब्रेन की जो पोलराइजेशन है वो मेंटेन रह सके। तो वो क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है सोडियम के तो रीअब्जॉर्प्शन को और H पॉजिटिव के सिक्रीशन को पीसीटी में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है। सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म। राज सिस्टम समझ में आया सबको? राज सिस्टम समझ में आया सबको? हाँ भैया। आज की क्लास में कोई डाउट?